हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। और यहाँ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर चतुर्भुज। और आइए जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। और यहाँ हम सब लोग जानेंगे समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पूरा इंट्रोडक्शन आपको जानने को मिलेगा। तो प्रॉपर बने रहिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। देखिए सामने आपका चित्र बना हुआ है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपने परिभाषा पढ़ ली होगी। लिखा है कि इस चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए कैसे, जैसे ABCD एक हमारा ये आकृति बनी हुई है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, लेकिन जो कोने के जो प्रत्येक कोण होते हैं, ये जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री नहीं होंगे, ये 90 डिग्री नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, जो इसके कोनों पे जो कोण बनते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, लेकिन इसके जो सम्मुख कोण है, जैसे A के सम्मुख कोण C है, B के सम्मुख कोण D है, ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ABCD ये आपकी आकृति बनी हुई है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, यानी कोने पे जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। अब उसकी बात करते हैं। जैसे ये हमारी ABCD एक आकृति है। कोण A से, यहाँ A से हम अगर जो D पे भुजा DC पर अगर जो हम कोई लंब डाले M, यहाँ एक लंब डाला गया है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी हमारी H, इसकी ऊंचाई हमारी H हो जाएगी। और ये जो भुजा है इसको हम A मान लें, इस भुजा को क्या मान लें हम, A मान लें। तो देखो अब इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा। हमने आपको बताया था कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप, उसका विकर्ण जरूर होता है। तो अब सबसे पहले जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, अगर जो यहाँ पास तरीके से एक लंब डाले, इसकी ये H हो जाएगा, ये हमारी A हो जाएगी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल होता है बेस गुणे हाइट, बेस गुणे हाइट, यानी बेस हमारा हो जाएगा A और गुणे हाइट इसकी हो जाएगी H। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये इसका क्षेत्रफल होता है। आपको पहले मैं बता देता हूँ कि जो ABCD जो आकृति है ये समांतर चतुर्भुज है। ध्यान रखिएगा, अगर जो इसको बिल्कुल हम सीधा कर देंगे तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी आयत बन जाएगा। और आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, कोण जो A होगा वो भी 90 डिग्री का नहीं होगा, कोण जो B होगा वो भी 90 डिग्री का नहीं होगा, और जो कोण C होगा वो भी 90 डिग्री का नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। लेकिन अगर जो इनको हम 90 डिग्री के कर देंगे तो ये आयत बन जाएगा, ये हमारा आयत बन जाएगा। और आयत क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके परिमाप की। तो परिमाप का मतलब होता है कोई भी आकृति बनी हुई है तो उसका परिमाप क्या होगा, उसकी चारों भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। जैसे ये आकृति ABCD बनी है तो इसका परिमाप क्या होगा, इसकी सभी भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। तो इसका परिमाप हम निकालेंगे तो निकालेंगे भुजा AB और भुजा BC, भुजा CD और भुजा AD, ये इसका परिमाप है। परिमाप जिसे मान ली A भुजा BB, इसको मान लेंगे तो 2A + B, 2 ब्रैकेट में A + B इसका परिमाप हो जाएगा। लेकिन इसका परिमाप हम ऐसे ही निकालेंगे अच्छी तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके विकर्ण की। तो विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोनों को मिलाने वाली भुजा। वह भुजाएं जो एक कोने से दूसरे कोने पे खींची जाती है, एक कोने को दूसरे कोनों को जो मिलाती है, तो वो विकर्ण कहलाती है। अब जब हम विकर्ण खींचेंगे, देखिए अब इसमें हम विकर्ण कैसे खींचेंगे। जब हम विकर्ण खींचेंगे तो इस कोने से इस तरीके से ये हम विकर्ण खींचेंगे, और हम इस तरीके से भी तो विकर्ण खींच सकते हैं, इस तरीके से। और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं इसको नाम हम O दे दें। तो इसका जो विकर्ण होगा AB, इसका जो विकर्ण होगा AB, देखिए ये एक AC इसका विकर्ण हो गया और एक इसका विकर्ण हो गया DB। ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। और तो यहाँ जो एंगल बनेंगे, ये वाले एंगल, ये वाले जो एंगल बनेंगे ये भी 90 डिग्री के नहीं होंगे, यानी जो इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं इसके डायगोनल की। तो इसके जो डायगोनल है वो क्या होंगे, वो आपस में बराबर नहीं होंगे। हम लिख सकते हैं इसके जो डायगोनल होंगे, D1 बराबर
D2 ये बराबर नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब बात करते हैं कि इसके डायगोनल क्या होंगे। या डायगोनल का मतलब ही होता है एक कोने से दूसरे कोनों को मिलाने वाली भुजा को डायगोनल कहा जाता है, यानी विकर्ण कहा जाता है। लेकिन इसमें एक खास बात ये होगी कि इसके जो खंड होंगे AO, इसके जो खंड होंगे AO वो OC के बराबर होगा, और जो OB होगा वो बराबर होगा OD के। ध्यान रखिएगा ये खंड आपस में बराबर होते हैं। डायगोनल से रिलेटेड इसका एक सूत्र होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसका जो सूत्र होता है, इसका डायगोनल से रिलेटेड जो सूत्र होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका डायगोनल से रिलेटेड जो सूत्र होगा वो होगा 2 ब्रैकेट में A² प्लस का B² इज इक्वल टू, ये होता है D1² प्लस का D2²। अब मैं आपको बता देता हूँ कि A क्या है। A ये भुजा है, B इसको मान लेते हैं तो AB हो जाएगा यहाँ पास। तो ये इसमें भुजाएं अलग अलग होती है ना, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो सूत्र बनेगा 2 में A² प्लस B² इज इक्वल टू D1² D2²। यही इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन था। डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।